नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं निधीश त्यागी जी। निधीश त्यागी बहुत सारे महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों में शीर्ष संपादकीय पदों पर काम कर चुके हैं। बीबीसी हिंदी उनमें से एक है, दैनिक भास्कर है। स्वागत है निधीश जी आपका चर्चा में। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद भी हैं चर्चा में। मेघनाद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते, आप सबको गुरु पूरब की शुभकामनाएं। आपको भी। और हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपको अभी स्वागत। नमस्कार। इस हफ्ते की हम चर्चा शुरू करें। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे घटनाक्रम हैं हफ्ते में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2-3 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन पर विशेष हमारा ध्यान रहे। आज जब हम ये चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार को दिन में 11 बजे, उससे पहले 9 बजे प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संदेश दिया और उस संदेश में जो बात कही गई है उसको अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये तो बस देर आए दुरुस्त नहीं आए। तो ये जो चीजें हैं इस पर हम विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को, जिसको लेकर साल भर से किसान भारत दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे साथी मेघनाद आपको पहले सुर्खियों से अवगत कराएंगे और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेघनाद जी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा, 3 फार्म लॉज वापस लेने की है। वो आज सुबह ही हुआ 9 बजे। हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 तारीख को 11 बजे, तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा वीर दास जो एक कॉमेडियन है और एक्टर है, उन्होंने एक वीडियो डाला यूट्यूब पे, 2 इंडियाज करके, एक पोएट्री टाइप थी, उन्होंने कैनेडी सेंटर में उसको परफॉर्म किया। तो उस पर बहुत रिएक्शंस आए और लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज और प्रेज भी कर रहे हैं। तो नेशनल न्यूज़ पे, मतलब प्राइम टाइम पे इसका बहुत चला था 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से। तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई वो एकदम कंगना रनौत के आज़ादी भीख में मिलने के कंट्रोवर्सी के बाद हुई है, तो इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत फिर से बढ़ गया है। ये तो एनुअल इवेंट टाइप ही हो गया है। और हमारे यहाँ पे, मतलब अभी जब हम दिल्ली में बैठे हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया है, स्कूल्स को भी बंद कर दिया है। और खबर आ रही है कि मुंबई में भी AQI काफी बढ़ गया है इस बार। और थोड़ी सी रिलेटेड न्यूज पंजाब से भी आ रही है कि स्टबल बर्निंग के केसेस में जो फार्मर्स के खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे वो चरणजीत सिंह चन्नी ने वापस ले लिए हैं। और अभी तो आपको तो सबको पता ही है, पंजाब में और यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे काफी डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च किया 16 तारीख को। काफी जोर शोर से इवेंट भी हुआ वहां पर, और वो हरक्यूलिस प्लेन से लैंड हुए, तो एकदम बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ था। 22,000 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है। और यूपी इलेक्शंस के पहले ऑब्वियसली इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इससे स्टेट की डेवलपमेंट होगी। जो मेघनाथ आप जोर की बात कर रहे हैं, उस जोर से एक जोक चल रहा है कि सारा जोर हरक्यूलियस जो प्लेन है और जो फाइटर जेट है, वो सारा जोर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से उधर जो अरुणाचल की जो सीमा है वो खाली पड़ गई है। उधर गांव के गांव बस जा रहे हैं। जी, सारा फोर्स इधर आ गया है। जी। गुजरात में एक और ड्रग का सीजर हुआ है। 600 करोड़ का हेरोइन सीज हुआ है, 100 केजी का। झिंझुवाड़िया नाम का एक विलेज है मोरबी में, वहां पर। एक यूपी इलेक्शंस को लेकर खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने बोला कि कांग्रेस अकेले इस बार इलेक्शन लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं होगा, और पूरे 403 सीट से पे इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस के पास इतने तो चेहरे भी नहीं है हर सीट पे जितनी सीटों पर दावा कर रही हूँ। मैं वही सोच रहा था कि लोग कहाँ से लेके आएंगे, बट देखते हैं अभी क्या होता है। ओके।
मोदी गवर्नमेंट ने करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया है। ये कोविड को लेकर बंद कर दिया गया था, लेकिन एक और इससे लेकर खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शायद वीजा नहीं मिलेगा उधर जाने का, तो वो एक फिर से उस पे ड्रामा हो सकता है। गजब कैरेक्टर हो गए भाई साहब। हाँ, जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और 1 सिविलियन की मौत हो गई है। एक्चुअली वहां पर सिविलियंस के मौत को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी शुरू है। कंट्रोवर्सी नहीं बोल सकते, एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर उनके परिजन, जो जो सिविलियंस मारे गए उनके परिजन उनकी बॉडी मांग रहे थे, लेकिन वो परिजनों को ही डिटेन कर दिया गया। तो इस पर भी काफी अफरा तफरी मची हुई है। इसका ताजा अपडेट ये है कि इसमें जो एलजी हैं वहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले की। और आखिरी खबर त्रिपुरा की है। पिछली बार भी हमने थोड़ी सी इस पर चर्चा की थी। जो 2 जर्नलिस्ट, उनको डिटेन और अरेस्ट किया गया था HW न्यूज के, उनको अभी बेल मिल गई है। गोमती डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उनको बेल दी है। तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो किसानों का मुद्दा है। किसान कानूनों का जो वापसी का फैसला है केंद्र सरकार का, उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं मसलन इसका, और जो कि बहुत स्वाभाविक सा एक नजरिया है इसको देखने का, कि उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 महत्वपूर्ण राज्यों में अगले 2 महीनों के अंदर में चुनाव होने हैं, 3 महीनों के अंदर में। और इन चुनावों के मद्देनजर ये फैसला, जिसको 1 साल से केंद्र सरकार लगातार टालती आ रही थी और कितने तरह के उसमें बातें कही गई कि ये जो किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये जमींदारों का आंदोलन है, या बड़े किसानों का आंदोलन है, या खालिस्तानियों का इसमें हाथ है, पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है। और इसके अलावा इस पूरे आंदोलन के दौरान एक जो बात प्रधानमंत्री ने जिस नजरिए से इसको कहा कि इसमें इसको हम वापस ले रहे हैं और जो भी किसान है वो घर जाएं अपने, और प्रकाश पर्व मनाएं, गुरु पर्व मनाएं। लेकिन इसको थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं, ये 1 साल से चलने वाला एक सत्याग्रह था जो लगातार चल रहा था। तो आज जब सरकार ने एक झटके में इस फैसले को वापस लेकर सरप्राइज करने की कोशिश की है, तब मीडिया का रुख बदल सकता है, क्योंकि मीडिया का रुख बहुत ही नकारात्मक पूरे दौरान रहा था, इस 1 साल के दौरान। और हम इसको अगर थोड़ा सा समग्रता में क्योंकि इस घटनाक्रम जो है 1 साल के बीच में फैले हुए हैं, तो सरकार के इस फैसले के बाद चूंकि स्मृतियां लोगों की बहुत छोटी हैं, तो लोगों को लग सकता है कि ये तो बड़ी आसानी से जीत मिली है या इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई गई है। लेकिन दरअसल इस पूरे आंदोलन के दौरान किसानों ने बड़ी कीमत चुकाई है, और उस चीज को नजरअंदाज इस मौके पर नहीं करना चाहिए। मसलन इसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है प्रदर्शन के दौरान, जो लोग धरना दे रहे थे, जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से किसानों को बहुत तरीके के वो चीजें झेलनी पड़ी हैं, जिसमें खालिस्तानी होने से लेके पाकिस्तानी होने से लेके अलग अलग तरीकों से उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और उनको टाइप करने की कोशिश की गई। राजनीतिक दबाव के नजरिए से देखो तो 15 अगस्त की जो घटना थी, उस घटना के बाद जिस तरह से हमले करने की कोशिश की गई, खासकर गाजीपुर बॉर्डर के पास, जिस तरह से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और उनके गुंडों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा था, और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम, तो ऐसा नहीं है कि किसानों ने एक आंदोलन किया और बहुत आसानी से धीरे धीरे लेन देन करके उनको मिले। इसकी बड़ी कीमत भी चुकाई है किसानों ने। लखीमपुर का भी जो इंसिडेंट हुआ वो भी इसी से कनेक्टेड था, मतलब जो फार्मर्स, वो एक्चुअली काफी बड़ा इंसिडेंट था, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है गवर्नमेंट पर वो उसका भी पड़ा होगा। तो ये सारी जो घटनाएं थी, फिर नो डाउट इसका पॉलिटिकल एक वो अंडरटोन भी है कि पंजाब में किस तरह से राजनीति करवट ले रही है, उत्तर प्रदेश में किस तरह के संदेश आ रहे हैं। जाहिरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, और मुझे लगता है कि हमारे साथ निधीश जी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो एक बार इसका जो राजनीतिक संदेश है वो थोड़ा सा उस पर हमें बात करनी चाहिए, पंजाब के लिए और यूपी के लिए। निधीश जी, पहले तो शायद ये हमको ये मानना चाहिए कि ये सत्याग्रह जो है, चाहे वो शाहीन बाग का हो या किसानों का हो, वो काम करता है, और उसके आगे आप कितना भी साम दाम दंड भेद या
दादागिरी कर लें। ये हर तरह हर बार दिखता है कि उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे, हमको जो करना हम करेंगे, ये ध्वनि बार बार निकलती है। आज का भी जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें ये था कि वो पहले तो शुरू में बहुत सारे करोड़ों के नंबर बता रहे थे, बहुत सारे कि मैंने ये करोड़ बांट दिए, ये कर दिए, जैसे कि वो मतलब ये, और वो पता नहीं किन किसानों को मिला, क्योंकि अगर मिला तो शायद वो दिख रहा होता इस देश की अर्थव्यवस्था में और बाकी जगह पे। वापस वाला आंकड़ा मेरे पास है कि जो गलत किसानों के पास पहुंचा और उसको वापस सरकार तो ने वो हर बार हर जगह, चाहे वो बिहार हो या किसान हो या कुछ भी हो, तो वो अपनी बातें ऐसे करते हैं जैसे कि मैं करोड़ रुपए बांट रहा हूँ तुम लोगों को, तुमको खुश रहना चाहिए मुझसे, जो ये उनका ये ध्वनि हमेशा रहती। फिर दूसरी ये कि ये जैसे कंगारू होते हैं, वो पीछे की तरफ नहीं बढ़ते, वो हमेशा आगे ही बढ़ सकते, पीछे ना हट पाना एक मोदी जी की बड़ी मजबूरी रही। तो वो ये कहते हैं कि हमारी तो देखिए, हमारी तो नीयत बहुत अच्छी थी, हम बहुत शुद्ध थे, पवित्र थे, फलाने थे, ठिकाने थे, पर अब हम समझा नहीं पाए। तो दरअसल उन्होंने फिर जो ठीकरा जो है वो किसानों पे पड़ा कि तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम्हारी बुद्धि शायद ठीक नहीं है। मैंने तो सबसे बात करके और बहुत ही प्यार से समझाई, और समझाने का बहुत प्रयास किया, आप ही समझ नहीं पाए। और समझाने का तरीका तो हम देख ही रहे थे कि वो कहीं बोल रहा था कोई सिर फोड़ दो, कहीं लाठी चढ़ा दो, टेनी के लड़के ने जो है गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे समझाने के लिए, फिर वो बूढ़े किसानों पे लाठियां मार रहे थे समझाने के लिए। फिर ये बोला कि अरे वो ट्रैक्टर खरीद रहे थे किसान, क्योंकि ट्रैक्टर अकेले ऑटोमोबाइल जो बिक रहे थे इस दौरान, सारे ऑटोमोबाइल बिकने बंद हो चुके हैं देश में, बंद मतलब कि किसानों का आंदोलन करने के लिए। तो किसानों ने उसको बतौर एक, जैसे कि वो लड़की ने टूल किट बना लिया था पर्यावरण के लिए, वैसे ही किसानों ने ट्रैक्टर को टूल किट बनाया कि वो उन्हें लाल किले पर बाकी जगह चढ़ाइयां करनी है। ये इस तरह का एक पूरा। और दूसरा जो अभी मैंने मंजुल का कार्टून रिट्वीट किया कि क्या आज शाम को ये प्राइम टाइम के जो मजमेबाज हैं वो क्या शाम को ये बोलेंगे कि आतंकवादियों के सामने सरकार झुक गई। और ये है नैरेटिव जो और शायद सबसे बड़ी जीत इस बात की जिसको लेकर हमें समझना चाहिए। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वो अनफोल्ड करते हैं। यही पिछले चुनाव में हमने देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कि कैसे जाट मुसलमान जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे, हालांकि दोनों ही पीजेंट क्लास से आते हैं, किसानी से आते हैं, पर वो दोनों को लड़वा दिया तो वो उसका एक असर हुआ। इस बार वो दोनों मिल गए और अब ये है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको घरों में आना, उनके अपने गांव में जाना भी शायद बहुत आसान नहीं रह गया है। हर जगह उनकी जो है छीछा लेदर हो रही है। तो क्लियरली ये तो इसका तो असर पड़ेगा। दूसरा तो इस समय कई सारी जो चीजें, ऑफकोर्स उसमें पॉलिटिकल बहुत सारे मतलब, पंजाब में भी शायद ये है कि अमरिंदर के लिए ये लॉन्च पैड है, जैसे कि करतारपुर के लिए शायद जैसे कि सिद्धू शायद क्लेम करेंगे तो अमरिंदर क्लेम करेंगे मैंने ये देखिए रिपील करवा दिया मेरे पर उसका असर कैसे कितना होगा ये मुझे ख्याल से ये भी अनफोल्ड करेगा नवंबर के अंत या दिसंबर के 20 तक जाके, अगर ये नैरेटिव बदलता है तो। पर मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा और धीमी आंच में पकता हुआ गुस्सा है, तो वो शायद असर दिखाएगा। इसका जो आपने पंजाब का जिक्र किया निधि जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पहलू है कि पंजाब में कांग्रेस का अपना जो कुनबा है वो थोड़ा उठापटक से गुजर रहा था और उसमें से एक बड़े कद्दावर नेता थे उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अलग हो गए थे। तो उनका बड़ा अभी तक ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है कि भाई तीनों कानून वापस ले लिए, और भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में ऐसे भी कोई जमीन नहीं थी, तो कैप्टन अमरिंदर के कंधे पर रखकर कुछ आयुध चलाने की स्थिति बन रही है, धूम धड़ाका कर सकती है या कम से कम एक शुरुआती पांव जमाने की कोशिश कर सकती है पंजाब में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जो भी पार्टी बनाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो भाजपा तो वहां हमेशा ही ऐसी रही कि जैसे कि वो जो होता है ना कि जो चूहा जो है किसी जानवर की पूंछ पे बैठ जाता है और सोचता है कि हम उसको उस तरह से हासिल कर लेंगे। मतलब पहले बादल के साथ थे, बादल उनके साथ नहीं, क्योंकि बादल किसानों के साथ, वो उनकी मजबूरी, वो किसान पार्टी है मूलतः, तो वो उसके साथ नहीं हो सकते थे। तो अब जो है मुझे लगता है कि जो प्रॉक्सी फॉर्मेशंस है वहां पे वो क्लियरली अमरिंदर तो शायद होंगे ही और आप भी ये होगा। मेरे ख्याल से उनका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस के जो भी वहां पे नुकसान पहुंचा नई लीडरशिप है, नई पार्टी जो चन्नी साहब के पास साथ बन रही है, उसको कैसे डिसरप्ट कर पाए हम उनकी फॉर्मेशंस को, क्योंकि चन्नी बहुत कुछ ना भी करे तब भी वो एक बहुत अच्छा कार्ड है पॉलिटिक्स के लिए। और ये जो पूरा एक सामंती हिसाब किताब रहा है, और ये भी गौर करने की बात है, शायद किसी और दिन बात करनी चाहिए इस बारे में जी, कैसे सारे पुराने सामंती लोग जो हैं वो जिधर दम होता है उधर चले जाते हैं।
चाहे वो ग्वालियर हो या चाहे वो पटियाला हो। पटियाला हो, ठीक बात। इसका एक और पहलू है जो जिसका आपने जिक्र किया, मेघनाथ, चन्नी ने पॉलिटिकल श्रूडनेस भी दिखाई है। जैसे अगर आप देखें तो उन्होंने जो मारे गए किसान हैं जिनकी मौत हो गई इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, उनके लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है उन्होंने। कुछ और भी इस तरह की थोड़ा सा जो पॉपुलिस्ट स्कीम है वो अनाउंस किए हैं इस बीच में। तो ऐसा नहीं लगता कि चन्नी कोई एडहॉक अरेंजमेंट के तहत आए हैं, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है और उसके तहत ये जो संदेश दिया था या ये मुआवजे की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उससे ये कांग्रेस ने अपनी जमीन को किसान आंदोलन के इर्द गिर्द बहुत मजबूत करने की कोशिश की थी। बिल्कुल। और एक और चीज हुई, वो जो केसेस विड्रॉ कर लिए जो भी फार्मर्स के खिलाफ थे, वो भी आई थिंक वही मूव था, वो तो कल ही किया उन्होंने जी। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिपरकशंस तो फिलहाल अभी मतलब देखना ही पड़ेगा क्या होगा। पर जैसे नीतीश जी ने कहा, वो जो अमरिंदर सिंह शायद एक नए कोई फैक्शन लेकर आएंगे और फिर बीजेपी के साथ करेंगे, पर अभी फिलहाल मुझे लगता है कि डैमेज काफी हो चुका है ऑलरेडी। फार्मर्स का गुस्सा 1 साल तक उन्होंने सुना नहीं और जैसे इलेक्शंस आ गए तब उन्होंने ये फैसला ले लिया, तो मतलब इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। और एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने कहा तो कि आप घर चले जाइए, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम ये आंदोलन अभी के लिए जारी रखेंगे और जब पार्लियामेंट में विड्रॉ होगा लॉ तब वो वापस जाएंगे। और आई थिंक ये बहुत ही एक स्मार्ट टैक्टिक है, क्योंकि एक तरीके से फार्मर्स को ये भी नहीं दिखाना है कि आपकी वजह से जीत गया फिर एक्सेट्रा। और एक जो पार्लियामेंट का जो सत्र शुरू होगा, जो कि 19 तारीख को शुरू होने वाला है, उसमें मुझे लगता है एक तो हंगामा होने वाला था ऑलरेडी, तो एक वो भी एंगल से मुझे लगता है उसके पहले ये फार्म लॉज विड्रॉ कर लिए, क्योंकि पिछला अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट का जो सत्र था वो पूरा वॉश आउट हो गया था इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि एक तो वो भी एंगल था और ऑपोजिशन को काफी एमो मिल रहा था लखीमपुर खेरी में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से, और ऊपर से अभी भी फार्म लॉज पे जो लोग बैठे हुए हैं, और 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने वाला था, तो वहां पर भी एक बड़ा प्रिपरेशन चालू था कि 1 साल हो गया है तो कौन से इवेंट्स होंगे, और मुझे लगता है मीडिया चैनल्स भी वहां पर पहुंच जाते 1 साल पूरा हो गया तो मुझे लगता है ये टैक्टिकली काफी चीजें होने वाली थी अभी कुछ दिनों में, इसलिए ये फैसला अभी लिया गया है। एक हमको अब नैरेटिव पे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे नोएडा मीडिया ने पूरा ये जो फार्मर आंदोलन है उनको आंदोलन जीवी और खालिस्तानी ये वो बोल के जो मतलब डिफेम ही किया था। तो अभी जो ट्वीट्स आ रहे हैं थोड़े से, जो मुझे लगता है व्हाट्सएप पे ब्रीफ पहुंच ही गया होगा, सब लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सोर्सेस से मोदी हैज चोजन नेशनल इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट एंड पार्टी इंटरेस्ट बाय रिपीलिंग द 3 फार्म लॉज। मतलब इस, और उनका ये भी कहना है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो थे वो ये सिचुएशन का एडवांटेज लेने वाले थे, इसीलिए इसको विड्रॉ किया गया है। तो एक तरीके से वो ये भी बोल रहे हैं कि जो 3 फार्म लॉज जो पास किए थे वो पर्सनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट के लिए लिए गए थे, और अभी जो विड्रॉल था वो नेशनल इंटरेस्ट में किया गया है। मेघनाथ की बात में एक जो बात जोड़ना चाहूंगा कि राकेश टिकैत का ये जो बयान है ये भी बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब जो निकालना चाहिए वो ये है कि मैं और किसान को प्रधानमंत्री के आश्वासन पे या घोषणा पर दरअसल भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब कागज दिखा देंगे, प्रधानमंत्री और सरकार कागज पे जब दिखला देंगे ना, जो कागज दिखलाने की बहुत बात होती रही है पहले, तो जब वो कागज पे दिखला देंगे तब वो सोचेंगे कि उनको अपना वो वापस लेना है या नहीं लेना सत्याग्रह जो है। तो कागज वाला जो मामला है वो वन साइडेड नहीं है कि केवल मोदी जी ही सबसे कागज मांगे, उनसे भी कागज मांगा जा सकता है, मतलब ले दे के कहानी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है मेघनाथ जो आपने कहा, बिल्कुल वो अंडरटोन जो है, जो उसकी जो अंडर राइटिंग है लिखी हुई, कि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का हित जो है और मेरा जो हित है वो उससे ऊपर राष्ट्र हित है। तो मतलब ये कानून जो आपने बनाए थे
जाहिर है आपके दिमाग में ये था, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं कि ये पार्टी के हित में बनाए गए थे या अपने व्यक्तिगत हितों के लिए बनाए गए थे, जो भी हमारे साथ शार्दुल भी है। शार्दुल भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और इस इलाके की के जो का मनोभाव है, जो मानसिकता है, उसको अच्छी तरह समझते हैं। इस फैसले के बाद शार्दुल, आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा कोई उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलने वाली है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सीमित इलाका है, एक सीमित सीटों का दायरा है जहां पर इस आंदोलन का असर होने की उम्मीद की जा रही थी, या ये था कि भाई इन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने के नजरिए से देखें अगर, और चुनावी राजनीति के नजरिए से देखें, तो उसने बाकी उत्तर प्रदेश में अपने को काफी, अपने कस्बल, अपने जो कलपुर्जे उनको काफी मजबूत कर रखा है, जातीय दृष्टिकोण से, पॉपुलिस्ट दृष्टिकोण से, नेशनलिज्म के दृष्टिकोण से, सांप्रदायिकता के नजरिए से, छोटी जो सिमरिंग जो इश्यूज हैं हिंदू मुसलमानों के, जो उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर इलाके में कहीं कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे फायदा मिलता है, पोलराइजेशन होता है। तो उन सब मुद्दों पर, उन सब मोर्चों पर अच्छी मोर्चेबंदी बीजेपी ने कर रखी है। जी देखिए, बीजेपी का जब, भाजपा का जब ये पंचायत चुनाव में रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो जो भी ये राजनीतिक अध्ययन करते हैं उन्हें पता है बीजेपी अपने खुद के सर्वे ग्राउंड पे कराती है और इनको फीडबैक अच्छे नहीं मिल रहे थे। जैसा अभी निधि जी ने बोला, आपने बोला कि उनके विधायकों का, सांसदों का गाँव में जाना, अपने क्षेत्र में निकलना मुश्किल हो गया था। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब चुनाव सर पर है तो ये बात ठीक है, मैं अग्री करता हूँ जो ये आप लोगों ने भी कहा कि ये बात पूरी तरह से कभी नहीं दबाई जा सकती। अगर इतने पुरजोर स्वर में लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप उसे हमेशा दबा कर नहीं रख सकते। जो इतने लोगों के मरने की बात है, मैं बिल्कुल उससे अग्री करता हूँ, ये बिल्कुल ज़हीन बात है और ये सीरियसली कही जानी चाहिए कि 700 लोग नहीं मरते अगर इस सरकार का मिजाज हर किसी को पहले डंडे से हाँकने का नहीं होता, तो ये नौबत ही नहीं आती। आपने सीधा खालिस्तानी बोल दिया, ये सब जो इतने दिन से बोला जा रहा है, लेकिन अभी समय कम हुआ है तो ये बात जरूर है कि अभी रिफाइंड व्यू आना नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे कोट अनकोट लेफ्ट के लोग या विपक्ष दल के लोग कयास लगा रहे हैं कि यह कल तक जिनको लेफ्टिस्ट, नक्सली, खालिस्तानी ऐसा सब बोल रहे थे, आज उनके सामने झुक गए हैं और ये इनके पतन की शुरुआत है, आदि आदि। मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा, ऐसा दिख जरूर रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपनी पार्टी के फीडबैक पे काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने सीनियर नेताओं को अभी कल परसों की बैठक में भाजपा ने बूथ दिया। राजनाथ सिंह संभालेंगे अवध रीजन, कानपुर के बूथ, जेपी नड्डा संभालेंगे गोरखपुर, बूथ लेवल के। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ देखेगा, यानी भाजपा को चिंता है कि उत्तर प्रदेश उसके हाथ से जा सकता है। और अगर हम थोड़ी हल्की बात करें तो मुझे तो लगता है कल किसी ने दोबारा से बाजीगर देखी और लगा कि शाहरुख खान इतना बुरा भी आदमी नहीं है, तो विचार आया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, विचार आया और काम लग गया। अच्छा, जो आपने बात कही कि विपक्ष की नेताओं की गाड़ी में जो रॉकेट फ्यूल की तरह काम कर रहा था, क्योंकि किसानों का अपना अलग आंदोलन था। विपक्ष शुरू में तो वो नेताओं को आने तक नहीं दे रहे थे, शामिल नहीं होने दे रहे थे। वो चुनाव तक अभी जितना समय है उसे फुस करने में कामयाब होंगे। आप देखेंगे ट्विटर पे आना शुरू हुआ, आज ही दिल्ली में सभाएं होने लगेंगी मोदी जी को थैंक यू कहने की। एक नया धन्यवाद अभियान फिर से। हाँ, तो जो 3 महीने हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि रोष हाँ। कम हो जाए। और आप देखिए जो आंकड़े हैं, जो वोट प्रतिशत है इनका, जो अभी तक दिखाई दे रहा है, अगर वो रोष 5-6% भी कम हो गया तो खिलाफत है। और यूपी का खिलाफत है तो 2024 भी अच्छी पिच पर खेला जाएगा। और जैसे पंजाब की बात हो रही है तो उससे भी सेंध लग जाएगी। तो जैसे जो धन्यवाद प्रस्ताव से मुझे याद है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो न्यूज़.इन हिंदी पर नीतीश जी का एक लेख है, वो 50 धन्यवाद जो थैंक यू जो कहने रह गए थे उसको अपडेट करने की नौबत है। अगर ये हुआ तो शर्तियां एक बार फिर से किसानों का ये कृषि कानून वापस लेने का भी एक धन्यवाद प्रस्ताव का अभियान तो मोदी जी चलवा के रहेंगे। तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, चालू हो, मतलब हो गया, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। माय गॉड, अनाउंस हो गया है। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से का जो सबसे बड़ा जो एलिफेंट इन द रूम वो तो खैर किसान रहे होंगे, बट मेरे ख्याल से एक बड़ा जो दूसरा जो बड़ा हाथी है वो योगी खुद है। और तो अभी तो ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि जो मोदी और शाह है वो और योगी वो क्या चाह रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो है, क्योंकि अभी तो वो पैदल चलता कर दिए गए थे कल परसों जब वो हरक्यूलिस लैंड किया, उसके बाद जो है ना उस तस्वीर में वो पैदल हो गए थे।
और इस बीच जो है और भी कई सारी जो ऐसे जो, क्योंकि वो जहां जहां जिन जिन चीजों पे योगी सबसे कमजोर विकेट पर है, उन विषयों पर ये दोनों जाके सबसे ज्यादा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा और स्तुति गान कर रहे हैं। तो अंडरटोन तो उसमें यूपी तो बहुत सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है इस देश के किसी भी चुनाव के मुकाबले। बिल्कुल। तो एक आखिरी बात इसमें मैं बताऊं, चमचे जो आप कह रहे हैं ना वो शुरू हो गए। आप देखिए, मुझे सुबह एक ग्रुप में मैसेज आया, वो मेरठ साइड का ग्रुप है, उसमें एक आ गया, उसने बोला जो लोग कह रहे हैं कि अहंकार झुका है, वो शायद अहंकार को जानते ही नहीं कि अहंकार कहते ही उसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में झुके ही नहीं। ये तो घर के समझदार मुखिया झुका है, ना समझ छोटों के सामने नाजायज जिद रखने के लिए। बिल्कुल। मुझे उसका जवाब देना पड़ा कि चमचे हर साइज के मिलते हैं, पर लेकिन आप देखिए मशीनरी, वो तो मशीन है ना, हमने कितनी बार बात करी है, उसमें एक वो फीडर जाएगा और फटाफट पैकेजिंग होके बिस्किट निकलने लगते हैं। एक और जब तक विपक्ष वाले जागेंगे, अखिलेश यादव सुना है 8:30-9 बजे तक जागते हैं, तब तक बिस्किट बट चुके। हाँ बिल्कुल। और शार्दुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। एक तो इसकी तो कोई दो राय नहीं है कि मुझे लगता है कि इंटरनल सर्विस जो भी हुए होंगे पार्टी के, उन्होंने उनको बताया होगा कि भैया ये फार्मर्स काफी गुस्सा है और आपको कुछ करना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा कदम अदरवाइज नहीं उठाते ये लोग, इतने स्टबर्नली 1 साल के लिए वो लोग मतलब कुछ नहीं किया, रिएक्शन भी नहीं किया। जनवरी से आई थिंक गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में बात बंद हो चुकी है, तो वो भी एक है। बट दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो नीतीश जी ने कही पहले, कि राकेश टिकैत ने जो फैसला लिया है, आपको याद होगा कि ये जो 3 लॉज है वो पहले ऑर्डिनेंस करके आए थे, पार्लियामेंट शुरू नहीं था जब ये लॉज आए थे, और जब पार्लियामेंट रिज्यूम हुआ उसके बाद ये लॉज आए और उनको पास कर दिया गया। तो अभी आप देखिए पिछले हफ्ते 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डिनेंसेस फिर से ये गवर्नमेंट ने पास किए हैं। एक तो उन्होंने सीबीआई और ईडी चीफ के टर्म्स को 5 साल का टर्म बना दिया है 2 साल से, और एक साल का ऑर्डिनेंस के जरिए ही आया। जी, ये भी ऑर्डिनेंस के तरीके आया। तो मुझे लगता है ये राकेश टिकैत का एक मतलब आई थिंक राकेश टिकैत और भी फार्म लीडर्स जो भी ये डिसीजन में इन्वॉल्व है, उनका ये भी एक नजरिया होगा कि भैया अगर हम आप भी चले जाएंगे, पता नहीं ये रिपील करेंगे या फिर कोई ऑर्डिनेंस फिर से लेके आएंगे। क्योंकि अब आप सोचिए कि इलेक्शंस होने के बाद आपको पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है ये दूसरा वाकया है, एक्चुअली तीसरा भी बोल सकते हैं, तीसरा वाकया है जब एक बड़ी पॉलिसी विड्रॉ कर दी गई है। पहला वाकया था जब लैंड रेगुलेशन पे 2 साल के लिए उन्होंने वो लैंड एक्विजिशन एक्ट पास करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने 6 बार ऑर्डिनेंस पास किया था, 6 बार सेम ऑर्डिनेंस। कई लोग कह रहे थे पहली बार मोदी जी ने वापस लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। एक चीज और थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मेघनाथ, अगर आप जानकारी दे पाए, क्या जो सीए एनआरसी वाला मामला था वो अभी सस्पेंशन में है? हाँ, उसी पर आ रहा था मैं। दूसरी बात सीए एनआरसी की थी। अब हुआ क्या कि सीए लॉ तो पास हो गया, लेकिन जो उसके अंडर जो रूल्स बनने थे वो 2 साल से अभी तक बने नहीं है, क्योंकि इतने प्रोटेस्ट हुए। तो मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया है। जब वो, मुझे लगता है अगर कोई रूल्स बनेंगे और ये प्रक्रिया शुरू भी होगी, तब ये प्रोटेस्ट फिर से वापस आने की संभावना है। और ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब ये फार्म लॉज में कितने प्रोटेस्ट हुए वो दिख ही गया है उनको, तो अब ये मस्ती नहीं करने वाले इसमें, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होता है। ठीक बात है। अब मेरे ख्याल से इसमें जो बड़ा जो मैसेज वो ये है कि चाहे वो सत्याग्रह की एक तरह से जीत है। कल मैं कुछ मुस्लिम वहां पे ट्विटर पे कुछ स्पेसेस कश्मीरी लोग बात कर रहे थे, तो वहां भी वो लोग भी यही बात कर रहे हैं। अब जब ये चाहे वो शाहीन बाग का तो सत्याग्रह एक तरह से गांधी की भी जीत है। मतलब मैं तो इस तरह से देखता हूँ इसको, इस पूरे नैरेटिव को भी, कि कैसे जब आपके साथ कोई नहीं है तो तब लोग जब सड़क पर उतरते हैं और वो टिके रहते हैं वहां पे, तो वो काम करता है इस देश में। बाकी और शायद कुछ भी इस समय, मतलब आप हर चीज को आप संदिग्ध कह सकते हैं, चाहे वो जो ईडी सीबीआई वाली चीज है या सारे ऑर्डिनेंसेस है या जो पूरी इकोनॉमी का जैसे भट्टा बैठ रहा है, उन सारी चीजों पे। पर ये जो शायद जहाँ पे लोग आके अपने हक के लिए उतरते हैं और संविधान को लेकर, ऐसा कहाँ पहले कहीं हुआ था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मतलब एक ऐसे टाइम पे जब हमको ये लगने लगा था कि भाई बहुत ताकतवर सरकारें हैं, इनके सामने कुछ कह पाना मुश्किल है, बोल पाना मुश्किल है,
तब इन दो आंदोलनों ने, वो शाहीन बाग का आंदोलन हो या ये किसानों का आंदोलन हो, तो इसका जो लार्जर संदेश जिसकी तरफ नीतीश जी बार बार इशारा कर रहे हैं कि वो जो सत्याग्रह है उसकी ताकत भी बची हुई है और उसके जरिए कुछ हासिल भी किया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से आज अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो गया, ऐसा नहीं है। एक और शायद चिंता का विषय इसमें ये भी है अतुल की अब गुरुद्वारों में नमाज पढ़ी जाने लगी। हाँ, ये मैं इस विषय पे आना चाह रहा था। मुझे लगता है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको जिस तरह से तमाचा मारने का या जो आईना दिखाने का काम किया है, केवल गुरुद्वारों ने नहीं, वहां के स्थानीय हिंदुओं ने अपने दरवाजे खोल दिए कि आप यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। ये एक दूसरे भारत की तस्वीर दिखाता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई जो भी इस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें एनिमेटेड हैं या आर्टिफिशियल तरीके से रची जा रही है, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ रची जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस से लोगों ने उसका विरोध किया हो। ये चीज अब सामने आ रही है और जो कि महत्वपूर्ण है आना सामने। तो इस पर भी मतलब ये सारी चीजों को भी कंसीडर करके हमें देखना होगा कि जो पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं उसमें इस तरह के कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। जी अतुल, थोड़ा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था क्योंकि मैं श्रोताओं को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि वो हेडलाइंस में भी इंक्लूडेड नहीं था। ये जो नीतीश जी और अतुल जी बात कर रहे थे वो इसके बारे में था कि गुरुग्राम में काफी जगहों पे मुस्लिम्स को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। जो फ्राइडे का जो नमाज होता है वहां पर वेकेंट लॉट्स में वो पढ़ा करते थे सालों से। और वीएचपी और जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने काफी ऐसे लैंड्स पर एक तो खुद पूजा करने लगे या फिर कहीं लैंड पर गोबर भी डाल दिया। तो बहुत ही घिनौनी हरकत चालू थी वहां पर। तो इसके रिएक्शन में खबर आई, कल ही खबर आई कि कुछ हिंदू बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने शॉप्स के दरवाजे खोल दिए, गोडाउन के दरवाजे खोल दिए और जगह दी उनको नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरी तरफ गुरुग्राम के काफी गुरुद्वारों ने भी दरवाजे खोल दिए और मुस्लिम से कहा कि आप यहाँ पर आपका फ्राइडे का नमाज पढ़िए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो एकदम जो बीजेपी का और जो विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक मैस्कुलिन हिंदुत्व नैरेटिव है उसको पंक्चर करने में सबसे इफेक्टिव हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये काफी चिंताजनक होंगे बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी में एक इसके हम थोड़ा अगली घटना के ऊपर जाए उससे पहले बस एक मेरा अंतिम जो इस पर ऑब्जर्वेशन ये था कि जिसका मेघनाथ ने भी जिक्र किया कि जिन परिस्थितियों में ये कानून आए थे और आज जब प्रधानमंत्री बहुत ही तहे दिल से और वो कहते हैं, तब आपको समझना चाहिए कि दरअसल जब ये कानून आए थे तब का टोन क्या था और आज का जो टोन है वो क्या था। तब आपको असल में स्थिति, ये एक तो ऑर्डिनेंस के जरिए आए थे जब पूरा देश कोविड के उसमें फंसा हुआ था और लोग अपने घरों, सोचिए कि जब महामारी से निपटने की जरूरत थी तब सरकार एक इस तरह का कानून बना रही थी जिसको लेकर कि बहुत सारे संशय हैं कि ये किसके हित के लिए बन रहे थे। उसके बावजूद वो कानून ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए, यानी बैकडोर से लाए गए। पार्लियामेंट में जिस तरह से उस कानून को पास किया गया बाद में 6 महीने बाद, एक तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं आई उसके अब इमीडिएट बाद वाली, तो वो 6-7-8 महीने ऑर्डिनेंस के जरिए ही चलता रहा। फिर जब पार्लियामेंट में आया तो वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर और बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना हो सकता है कि वो शायद पार्लियामेंट की हिस्ट्री का सबसे काले दिनों में से एक है, जिस तरह से राज्यसभा में पास कराया गया। सारे नियम कानूनों की धज्जी उड़ाकर, रूल्स लॉज उन सब की धज्जी उड़ाकर पास कराया गया। और हरिवंश जो कि एक बड़े पत्रकार, अखबार के पूर्व पत्रकार संपादक रहे हैं, उन्होंने उनका जो कंडक्ट था चेयर पर बैठकर राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर, वो निहायत ही शर्मनाक था। वो उन सत्ताधारी दल को प्रश्रय देने वाला था, उनको उकसाने वाला था कि जल्दी 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 आप लोग पास कराइए। और वो वीडियो देखा जा सकता है, अगर आपको लगता है कि हम अपने पार्लियामेंट के शर्मिंदगी का कोई तस्वीर देख सकते हैं तो उस दिन जिस तरह से कृषि कानूनों को राज्यसभा में पास किया गया उसको देखना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि सरकार किस दंभ में थी। और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आज सरकार ने जब फैसला लिया है तब वो कहां पहुंची है। ये अल्टीमेटली, जिसको एक लाइन में शुरुआत में नीतीश जी ने समराइज किया कि हमारा अल्टीमेट एक चीज में भरोसा इसने मजबूत किया है कि सत्याग्रह की ताकत है और उसके जरिए चीजें हासिल की जा सकती हैं। ये चीज हमें शाहीन बाग ने भी दिखाया। शाहीन बाग के भी, जिसका जैसा मेघनाथ ने उसकी बारीकियों में बताया कि भाई वो अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, वो अभी प्रभावी नहीं हो सका।
कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ही ले लिया। तो ये इसका पूरा सार है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वीरदास, काफी जाना माना चेहरा है और अपने चुटकुलों के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है कैनेडी सेंटर जी से, वहां पर उनका एक शो हुआ जिसमें उन्होंने एक अंग्रेजी की कविता पढ़ी, मैं उस भारत से आता हूं, और फिर उन्होंने भारत की दो बड़ी विरोधाभासी तस्वीरों का एक से जुड़ी एक कविता प्रस्तुत की, जिसको अब पूरी तरह से ये घोषित किया जाने लगा है भाई कि ये एक विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई और भारत को नीचा दिखाया गया, भारत को अपमानित किया गया। एक तरह से ये राजद्रोह के दायरे में आता है, इस तरह की चीजें। उनको माफी भी मांगनी, मेरे ख्याल से उन्होंने इस पर माफी जैसा कुछ किया भी है, मांगा भी है वीरदास ने, पर ये एकदम दूसरी चीज है। उन्होंने क्या किया, अपने तमाम कमर्शियल, व्यावसायिक और बहुत सारे अपनी सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी उन्होंने किया हो। और मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आप तीनों लोगों से इस पूरे घटनाक्रम पर को जिस तरीके से, जिस नजरिए से देखा गया, उस पर आप लोगों की पहली शुरुआती टिप्पणी ली जाए। नितेश जी, आपसे इस टिप्पणी को इसलिए भी मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि मंजुल जो कार्टूनिस्ट थे, उनको जब इसी तरह के राजनीतिक दबाव में, हालांकि उनसे किसी ने कहा नहीं जो भी था, और उनके संस्थान नेटवर्क 18 ने उनको उनके नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, और वो अपने तीखे कार्टून्स के लिए जाने जाते थे, बहुत पॉपुलर कार्टूनिस्ट हैं और उनके कार्टून्स के मतलब एक छवि थी। तो ये जो अभिव्यक्ति का पूरा आपकी बहस है, उसमें कहाँ तक आप जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख भी उस समय लिखा था न्यूज लॉन्ड्री पर, अगर हमारे दर्शक चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लेख है वो इस तरह की चीजों को समझने के लिए, अभिव्यक्ति के दायरों को, पत्रकारिता के दायरों को समझने के लिए। तो निधि जी, ये आपकी शुरुआती प्रक्रिया इस पूरे प्रकरण पे पहले? मुझे लगता है कि जो एक वो इस तरह से था कि लोकतंत्र को कैसे कार्टूनिस्ट और कॉमेडियन से सबसे ज्यादा खतरा होता है। जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि जो ग्रेट डिक्टेटर फिल्म है चार्ली चैपलिन की, मेरे ख्याल से अगर हिटलर की सबसे ज्यादा नींद किसी ने हराम की होगी तो शायद उस फिल्म ने की होगी। और जब भी कोई बात अपने व्यंग में, श्लेष में उसमें करता है, जैसे कि मतलब आपको शायद, मैंने कई सारे वीडियोस देखे जो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब बोलते थे, तो वो भी इनसे किसी से कम नहीं थे। वो बहुत, उनमें बहुत व्यंग, श्लेष, दूसरी दुनिया भर के अलंकारों से बिल्कुल युक्त होके उन्होंने केंद्र सरकार के 12 बजा रखी थी। और अब जब हम देखते हैं तो कैसे वही तकलीफ जो है उनके लिए बन पड़ी है, जो कि तकलीफ वो दे रहे थे उस समय केंद्र को। और दूसरी सबसे जो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अभी तक किसी ने कैनेडी सेंटर के खिलाफ जो है कोई निंदा प्रस्ताव या कोई ऐसी अर्जी दाखिल क्यों नहीं की कि भाई कैनेडी सेंटर को जो है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें कैसे हो सकती है वहां पे भारत विरोधी जो है। तो हम एक बहुत सरियल और एक अजीब से समय में रह रहे हैं, जहां पे चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे कोई व्यंग में कोई बात कह रहा हो और अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर रहा हो। वीरदास की पोयम मतलब कविता के तौर पर शायद उसको हम बहुत बेहतरीन ना मांगे साहित्यिक दृष्टि से, पर वो एक ईमानदार सी बात थी जो सब लोग शायद पसंद कर रहे थे और वो देख रहे थे। उसको लेकर शायद मेरे ख्याल से जो रिएक्शन है वो दिखाता है कि हम कितने बिलबिला जाते हैं जब कोई हमारे बारे में साफ गोई से बात कर रहा होता है। ये भी सच है कि ऐसे लोगों की जुबानें अब वो बढ़ रही हैं जहां वो सरकार को या इस देश के हालात को, एक वो भी कॉमेडियन था जो गुजरात के हैं, जिनको इंदौर में जो है उठा के जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि और वो उन सारे चुटकुलों के बारे में जो कि कहे भी नहीं गए थे। हम एक अजीब से समय में। ठीक बात। शार्दुल, मेघना, मैंने वो वीडियो देखा, वो वीरदास का जो 2 इंडियाज वाला जो वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको इसकी पावर जो भी उसने किया, वो 4 मिनट का वीडियो, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। पहले तो उसने स्टेज पे आके जो एक पोएटिक ही सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस था वो, कि आई लिव इन 2 इंडियाज, एक भारत ये है और एक भारत वो है। और वो जो वीडियो था उसके दौरान एक प्रोफेटिक चीज ऑलरेडी कह दी थी कि एक भारत ये होगा जो मैं बोल रहा हूँ आज उसको सराहेगा, और दूसरा भारत ये है जो प्रोटेस्ट करेगा और बोलेगा कि इसमें जोक कहाँ है और कोई हंसेगा नहीं इस पर। तो वही हुआ एग्जैक्टली कि एक तरीके से कुछ लोग थे जिन्होंने उस वीरदास को प्रेज भी किया जो भी उसने कहा उसके लिए, और दूसरी तरफ
ये सब कंप्लेंट्स वगैरह हुए। मुझे लगता है बीजेपी को और जो सत्ताधारी दल है उनको एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, वो है स्लोगन्स का पावर। और ये जो अगर आपने देखा होगा जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ उसके बाद इतने सारे लोग ये टू इंडियाज को यूज करके अपने अपने एग्जाम्पल्स ला रहे हैं बाहर, तो मुझे लगता है ये एक मीम टाइप बन गया है और काफी स्प्रेड हो गया है, और आई थिंक और भी आगे जाके स्प्रेड होगा। मुझे लगता है बीजेपी को इसकी काफी चिंता होगी कि कैसे ये एक नारा टाइप बन जाएगा और यूज किया जाएगा। इसी के साथ शायद ये भी है कि जैसे कंगना रनौत जो दुनिया भर के बाकी जो लोग बकवास कर रहे होते हैं, उनमें हम गजब का महिमा मंडन और प्राण प्रतिष्ठा किए रहते हैं। मतलब ये भी एक ये देखने की बात है कि उनका नैरेटिव कैसे बिल्डअप होता है। ठीक बात। शार्दुल जी देखिए, पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन दूंगा। वीरदास ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहीं भी अपोलोजाइज नहीं किया। उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार की स्माइली होती है उसके साथ उन्होंने उसका संदर्भ दिया है कि रिएक्शन बहुत आ गया है, अंधेरा उजाला सब होता है। उन्होंने इसी बात को बार बार कहा कि मैं दोनों बात कहता हूं, मैं देर से प्यार करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं इसके लिए। उन्होंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं जिसके लिए माफी मांगी। एग्जैक्टली जैसा मेघनाथ ने बोला कि दो भारत की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये है, कम से कम मेरी नजर में भारत में हमेशा से दो नहीं कई भारत रहे हैं। एक गरीब का भारत, एक मिडिल क्लास के, एक अमीर के भारत से अलग है। एक दलित का भारत, ऊपर कास्ट, मतलब कथित तौर पे ऊपरी कास्ट के भारत से अलग है। एक महिला का भारत एक पुरुष के भारत से अलग है। एक अनपढ़ का भारत एक अंग्रेजी दांत स्कूल वाले से अलग है। वो हमेशा से रहा है और हर जगह होता है। तो ये बहुत जनरलाइज नैरेटिव है। कुछ लोग कह रहे हैं वीरदास को कि ठीक है चलिए फनी नहीं था, आप बोल सकते हैं, आपने बाहर क्यों बोला। कई समझदार लोग भी उस बात का बुरा मान रहे हैं। अब हम पत्रकार होने के नाते या वो कॉमेडियन होने के नाते सब हम अपनी जिह्वा और शब्दों के व्यापार में किसी ना किसी हद तक हैं, लेकिन हर शब्द को देश के बाहर तो मतलब एक एक शब्द परख कर बोलने की जिम्मेदारी केवल नेताओं और विदेश विभाग के अफसरों की होती है, कलाकारों की नहीं होती। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वीरदास को लगा कि उसे बात बाहर बोलनी चाहिए। तो अभी एग्जाम्पल दिया निधीश जी ने आपको मुनव्वर फारूकी का, हमने इस बारे में भी कुछ महीने पहले बात की थी। व्यंग करने पर कुछ बुरा बोला, कुछ बुरा लगा, टारगेट लोग पहले भी होते थे। असीम त्रिवेदी की घटना हम सबको याद है, लेकिन ये जो भीड़ की मानसिकता है इसको अमली जामा जैसा पहनाया जा रहा है। चाहे वो विधायिका हो, चाहे प्रशासन हो, एक मूवमेंट के, एक क्षण के नोटिस पे इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए मुस्तैद रहते हैं। आप इसी व्यवस्था से ये पूछ लीजिए कि कोमल शर्मा कहाँ है, तो उसे नहीं मालूम। छोड़ दीजिए दंगों को, चलिए आपको कुछ नहीं पता दंगों में क्या हुआ, सब अचानक हो गया। जामिया में जो आपने घुसकर किया उसका क्या। हमारे समाज में ये कमी है कि वह भूल जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के समय पुलिस वालों ने मुजफ्फरनगर में लोगों के घरों में घुसकर संपत्ति तबाह की, मारा पीटा, और दुर्व्यवहार को तो आप गिने ही नहीं। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन समाज पर टिप्पणी नहीं कर सकता, नैतिकता पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मौलिकता पर टिप्पणी नहीं कर सकता। वो बस मस्खरा बना रहे तब तक वो ठीक है। और नेताओं की बात, एक एग्जाम्पल इसके काउंटर में, एक दूसरे देश में जाकर एक खास उम्मीदवार की चुनाव की रैली में आप नारे का, अपने ही नारे का एक वर्जन बोल देते हैं, तब कुछ नहीं हुआ। तब विदेश नीति चली गई, तब देश की इज्जत चली गई। और एक शार्दुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई आपने जो कहा, मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा, ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम वीरदास को कभी मध्य प्रदेश में परफॉर्म ही नहीं करने देंगे। तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के नए सबसे निविदा आमंत्रित ठेकेदार। ये नरेंद्र है, वो नरों में उत्तम है, दोनों एक से हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का आप थोड़ा सा देखेंगे तो हाल के उसमें वो हर जितने भी इवेंट हैं या इंसिडेंट है इस तरह के जो तथाकथित आहत भावनाओं पर खेली जाने वाली पिच है, उस सब में वो आहत हुए हैं। बिल्कुल, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा अतुल जी, जो मुझे लगता है ये हमारा समाज हीन भावना से ग्रसित समाज है। उसे पता है कि वो अमेरिका से ऊपर निकल जाने के सपने देखता है। कई आंख के अंधे नाम नयनसुख जो हैं उनको लगता है कि वह समय आ भी गया, लेकिन चीन आपकी सीमा के अंदर बैठा है, आपके कथित तौर पर अवतारी नेता के देखते देखते हमारी जमीन पर कब्जा बना रहा है और उन कब्जों को पक्का कर रहा है। सभी चीजें महंगी हैं, आपके जानने वालों की, घर वालों की नौकरियां चली गई, जाने चली गई, लेकिन अहंकार अभी बाकी है। इसलिए जब उस अहंकार को ठेस पहुंचती है तो चिड़ा हुआ आदमी, जिसे मालूम है कि सच है तो नहीं, वो चिढ़ता है और उस चिढ़ को स्टैंड अप कॉमेडियन पे निकालता है, और ये हो रहा है।
ठीक बात। वीरदास की जो पूरी उसमें कविता है या जो भी उन्होंने पोएट्री की है वो दरअसल एक रियलिटी है। अच्छा, ये जो इस तरह की जो कहानियां रियलिटी है, इसके इर्द गिर्द की भाई आप कौन सी बात कहाँ कह सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये बात ऐसी उसमें कौन सी बात है जो कि इस दायरे में आती है कि भारत को खत्म हो जाना चाहिए, भारत को मिट जाना चाहिए, या मैं भारत की ऐसी तैसी होना चाहता हूं। मतलब भारत के विरोध की कोई तो सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कि भाई आप क्या करें। एक कविता जो हमारे समाज की रियलिटी बताती है कि दिन में हम देवी के नाम पे पूजा करते हैं और रात में हमारे यहाँ रेप भी होते हैं, इस रियलिटी को अमेरिका में या पाकिस्तान में सिर्फ कह देने भर से देशद्रोह हो जाएगा, और यहाँ पर हम हर दिन वो बात कहते रहे तो वो सब ठीक है, या वो कहें ना कहें वो रियलिटी है, उसको उसकी तरफ से हम आंख मूंदे रहें। तो वीरदास के इस मतलब वीरदासों या फिर तमाम इस तरह के लोग, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मतलब पॉलिटिकल माहौल जो हमारे यहाँ का है, राजनीतिक माहौल जो पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है, उसमें निशाना बनाया जा रहा है। वरना कंगना रनौत जैसे लोगों को, मतलब कहीं पे आप एक लाइन खींचते हैं कि कुछ लोग होंगे जो आपकी इस तरह की घटिया ओछी पॉलिटिक्स से परे होंगे, वो हर काम हो रहे हैं। आप महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, और महात्मा गांधी को भी क्या आप फैक्ट या आप किसी तथ्य के आधार पर उनके किसी कामकाज की चिंता नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। आप अपने कॉन्स्पिरेसी थियरी में, आप अपनी कल्पनाओं के आधार पर, आप अपनी मतलब गढ़ी हुई कहानियों के आधार पर टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। तो ये ऐसी कंगना रनौत जैसे लोग पद्मश्री पा रहे हैं, ऐसे लोग जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पा रहे हैं। ये इस समय की सच्चाई है। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें एक और चीज है, ये कि मोदी जी खुद जो है, देखिए ये अल्टीमेटली जो लीवर कहाँ पर है, इसका जो डैशबोर्ड कहाँ पर है, और डैशबोर्ड ये है कि मोदी जी जो है वो यहाँ पर तो गोडसे समर्थकों को मन से माफ नहीं कर पाते हैं, पर उनको संसद में आने देते हैं। कंगना रनौत को पुरस्कार दे, जो कि गांधी को सरेआम गालियां दे रही है, और जब बाहर जाते हैं तो गांधी और बुद्ध का देश बन जाते हैं हम सडनली जो है। तो सिर्फ वीरदास अकेला नहीं है, नरेंद्र मोदी भी वो वीरदास से तुलना हम उनकी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है दो भारतों की बात अलग अलग जगह पे कर रहे होते हैं, वो भले एक साथ नहीं कह रहे होते। हाँ, मतलब वहां पे जाके वो गांधी की बात करते हैं और यहाँ पर आकर कपड़े से पहचानने लगते हैं। हाँ, शमशान कब्रिस्तान कपड़े से पहचानेंगे। अच्छा, ये भी दूसरी मजबूरी है कि अब क्योंकि और कोई कार्ड रहा नहीं, मतलब ये भी हमको शायद इस बात से थोड़ी सी सहानुभूति रखनी चाहिए बीजेपी के साथ। चाहे वो शार्दुल कह रहे थे कि बहुत ताकतवर और ये सब है, अब कुछ पोलराइज करने के अलावा अब शायद कोई कार्ड खेलने के लिए बचा ही नहीं है। बिल्कुल। और इस मजबूरी को देखना, समझना और उससे निपटने की बातें शायद जो भी एक तो देशभक्त भारत है और एक देश प्रेमी भारत है, तो शायद देश प्रेमियों को सोचना चाहिए कि देशभक्तों से इस देश को कैसे बचा लें हम जो। एक्चुअली नीतीश जी ने जो बात कही वो एकदम सही कही कि दो भारत तो पहले से थे ही, और मुझे लगता है बीजेपी ने उनका एक प्लैंक ही ये था कि हमको नया भारत बनाना है। अब अगर कोई वीरदास जैसा कोई आ जाए और उसने वो नए भारत को डेफिनेशन दे दी, और जो आपको दिख रहा है उसको इसके इर्द गिर्द आपको डेफिनेशन दे दी, तो उससे गुस्सा आ गया। तो जब भी रियलिटी को फेस करने का मामला आता है तो बीजेपी इस मामले में बहुत मतलब फेलियर ही रही है एक हिसाब से। और जो पोलराइजेशन का कार्ड जो निधि जी ने कहा, वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में उन्होंने ट्राई कर चुका है। मतलब एक तो वेस्ट बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी काफी हद तक ज्यादा है, काफी स्टेट से ज्यादा है, और इस माहौल में एक मे बी ये एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट भी था कि पोलराइजेशन कितने हद तक काम करेगा, और वो काम नहीं किया। पर मुझे लगता है यूपी में फिर भी अभी भी चांसेस है ये काम करने के। पोलराइजेशन को लेकर एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है कि गुजरात में उन्होंने कुछ सिटीज में वेजिटेरियन सिटीज ही डिक्लेयर कर दिए हैं, और आपको पता है यूपी में भी ये काफी जगह पे उन्होंने बुचर शॉप्स एक्सेट्रा बंद करने के फैसले भी लिए हैं। मुझे लगता है ये पोलराइजेशन प्लैंक और बद से बदतर होता जाएगा, और अभी देखना ही पड़ेगा कि ये और क्या करते हैं। देखिए यार, ये जो पूरी टैक्टिक्स है, थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लें कि एक बहुत रियल थ्रेट, जैसे पिछले 2 महीने के अंदर में हमारे सामने 2 घटनाएं आ गई हैं कि चाइना ने पूरे एनक्लेव डेवलप कर लिए हैं, बस्तियां बसा ली हैं। अब रहता है कोई नहीं रहता वो अलग बात है, लेकिन ये बस्तियां बसा ली गई हैं, और वो
LAC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में बनाई गई है। कायदे से वो नो मींस लैंड होना चाहिए, मतलब वहां पे कोई एक्टिविटीज ही नहीं होनी चाहिए। उससे कहीं ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ट्रेड और पार्टनर इस साल हम 100 बिलियन, मतलब सबसे बड़ा तो है ही, अभी शायद 40-50 पे तो कोविड टाइप के, तो लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का वो ट्रेड होने वाला है, मतलब दिसंबर तक शायद हो जाएगा, ऐसे ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो अब यही दोनों बातें जब एक साथ आप देखते हैं तो फिर वो भी दो भारत हो जाते हैं तुरंत। बिल्कुल। ये मतलब एक तरफ आप हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि उस बिजनेस में के नतीजे इतने सीरियस हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरा इतनी बड़ी जो 56 इंच की छाती जिसमें हर बात में, हर दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है कि देश के सबसे बड़े ठेकेदार, सबसे बड़े देश प्रेमी, देशभक्त, या वो सुरक्षा का जिम्मा आप ही का था। और ये आपके देखते देखते ये हो रहा है। हम डोकलाम से देखते आ रहे हैं, हमारे सामने लद्दाख है, अब हमारे सामने अरुणाचल है। और ये अरुणाचल की जो कहानी है, ये पिछले 1.5 से 2 महीने का डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं वो 1.5 से 2 साल का ये डेवलपमेंट है। 19 और 20 में वहां पर जिस जमीन पर कुछ नहीं था, वहां पर आज 21 में बस्तियां हैं, वहां पे गांव बसे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा बताता है कि किस तरह से बहुत ही सीरियस, गंभीर मुद्दों से आंख मूंद कर और लोगों को वीरदास जैसे जुमलों में फंसा के, और मीडिया के लिहाज से भी एक कमेंट्री में आप तीनों लोगों से चाह रहा हूं कि आखिर में देखा जाए कि जब वीरदास का मुद्दा आया, उसके पहले तक मीडिया ने कंगना रनौत के तमाम घटियापनी वाले जो बयान थे, उन सब से या तो मतलब केवल उसकी शब्दशः उसके रिपोर्टिंग तो की नहीं, उसका कन्वे करने तक अपने को सीमित रखा कि भाई कंगना रनौत ने ये कहा है, कांग्रेस ने इसका ये कह के विरोध किया है। केवल इतनी सी बात नहीं थी। बतौर मीडिया संस्थान आपका एक एडिटोरियल स्टैंड होता है, आपका एक एडिटोरियल पन्ना होता है। आपको कहना चाहिए जिस बात को खुलकर कि नई स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी या महात्मा गांधी से जुड़ी ये कुछ ऐसी चीजें जिसमें हम सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे, ये सब बकवास, ये सारी चीजें। जैसे ही वीरदास का मुद्दा आया तो मैंने देखा कि सारे चैनलों ने, परसों का जो प्राइम टाइम था, वीरदास बनाम कंगना, वीरदास बनाम कंगना, वीरदास बनाम कंगना। जब बैलेंस करने का एक टूल मिल गया, तब जाकर सबने कंगना पर बात करनी शुरू की। नहीं, इसमें एक और बात है अतुल, ये एक तो कंगना रनौत तो खैर विदूषक मान सकते हैं और वो एक हमेशा प्रहसन प्रेमी व्यक्ति हो सकती है। जिस बारे में विमर्श होना चाहिए वो इन दो पहाड़ी सरकार के जो दो पहाड़ी कारिंदे हैं, CDS और NSA, Exactly. अजीत डोभाल वो कह रहे हैं कि जो सिविल एक्टिविस्ट हैं वो पांचवा वॉर फ्रंट है, फोर्थ जनरेशन। हाँ, नहीं, एक नया मोर्चा है युद्ध का आजकल। हाँ। और दूसरा कह रहा है कि ठीक है, किसी को टेररिस्ट समझ के कोई लिंच कर सकता है, इसमें क्या बुरी बात है। तो हम ना ये जो गहरी, और ये लोग जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, और ये लोग ये इतनी जघन्य बातें कह सकते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के। तो कंगना रनौत तो खैर उसके आगे मतलब उसको खैर टाल देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जितनी ज्यादा हम जितना महिमा मंडन और हम करेंगे, अजीत डोभाल और विक्रम रावत की जो बयान है, इस पर हमें बात करनी चाहिए थोड़ा सा। ये जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई सिविल सोसाइटी ही के खिलाफ अगला वॉर जो होगा वही सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला है देश का, ये अपने आप में बड़ी देश का गृह मंत्री कह रहा है कि 16 साल की लड़कियां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी गजब की है कि गहने लाद कर स्कूटी में देर रात वो आराम से फराटे भर सकती है स्कूटी से। मतलब ये लोग जो है ये जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, और वो इस तरह की मतलब इस तरह की जो बकवास है उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। हम लोग भाई कंगना रनौत तो वीरदास पे लगे रहेंगे, और ये सब जो है, और ये सब अपनी करेंसी पकड़ लेती है बातें फिर इस तरह की जो होती। ठीक, मेघनाथ शार्दुल, ये जो पूरा अजीत डोभाल के नजरिए से और जनरल रावत का जो बयान है, इस पर आप लोगों की आखिरी टिप्पणी। मुझे लगता है एक छोटी सी बात कहनी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दिया था इस साल ही पार्लियामेंट में, एक स्पीच दिया था और लोगों को आंदोलन जीवी कहा था कि ये लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट करने एक्सेट्रा। और उसके बाद नोएडा मीडिया ने इसको भी बहुत चलाया था एक हफ्ते के लिए कि अरे ये आंदोलन जीवियों को आइडेंटिफाई करो, ये करो वो करो। मुझे लगता है ये जो नए बयान आ रहे हैं वो इसी के कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के कोई भी फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो आप पे
हम हमला करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स आर नाउ द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप अपने राइट्स के लिए या फिर सिविल राइट्स के लिए लड़ाई करोगे तो गवर्नमेंट आपसे युद्ध करेगी। और ये अगर कोई मतलब इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं तो मतलब ये डरावनी चीज है एक तरीके और ये बहुत उस लेवल की बेशर्मी है अजीत डोभाल के स्तर पे कि एक आदमी जो सिविल सर्वेंट रहा है, जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो ओथ लिया है, वो सिविल राइट्स को कर्व करने के लिए सिविल राइट्स को एक्टिविस्ट को और सिविल समाज को कह रहा है कि ये चौथा सबसे बड़ा खतरा है जिसके खिलाफ युद्ध होगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि कथनी और करनी का जो फर्क है कि बकवास तो जो भी कर रहे होते हैं, पर आज की जो बात है कि वो बताओ सत्याग्रह की जीत है, वो भी एक तरह का एक्टिविज्म है, सिविल एक्टिविस्ट सब शामिल रहे हैं उसमें। तो जो हो रहा है, जो हकीकत है वो ये है कि सत्याग्रह कर रहा है, अपना असर दिखा रहा है, जीत रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो एक वॉर का फ्रंट है। जहां पे वॉर का फ्रंट है और जहां पे जाके कुछ करना चाहिए वहां तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं। और एक छोटी और अपने लोगों के खिलाफ, चाहे वो कश्मीर है या बाकी जगह है, किसान है या देश के मुसलमान, रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है हमारे यहाँ। तो आप अपने ही लोग जो ये भी सब वो 140 सवा सौ करोड़ जो भी आप बताते हैं नंबर, वो भी नागरिक हैं, उनके साथ भी आप ये सब किए जा रहे हैं। तो आपने तो वॉर फ्रंट जो है अपने लोगों के खिलाफ खोल रखा है, बजाय उस वॉर फ्रंट के जहां पे दुश्मन जो है घुसा चला आ रहा है, उसके साथ तो आप जो है $100 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आपको भयानक घाटे का सौदा भी है आपके लिए। शार्दुल, देखिए आप लोगों ने बात कही, उसमें सारी बात कवर हुई है। 2-3 छोटी-छोटी बातें। एक तो ये दोनों अकेले नहीं है। पिछले हफ्ते अतुल, आपको याद होगा, हमने जस्ट एक अशोक मिश्र की बात करी थी। वो मानवाधिकार सहयोग के वो अध्यक्ष हैं, और अरुण मिश्रा सॉरी, हाँ, जैसे अरुण मिश्रा ने, वो भी इसमें शामिल है क्या कि जो ओथ है वो संविधान की है, लेकिन काम वो कभी नहीं करते ना उसके। काम तो पार्टी का ही करेंगे। काम वो वर्क कल्चर उन्हें सिखाता है। ऊपर उठेगा वही जो उस हिसाब से चलेगा। कल्चर ये है कि आप चाकर बन के रहें, और चाकर मालिक से कहीं ज्यादा सख्त होते हैं। अब आपने चीन वाली जो बात कही, उसके लिए मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, चीन अपने बिजनेस पे, ये केवल भारत की परेशानी नहीं है, चीन ने अपना बिजनेस बढ़ाकर, चीन उस बिजनेस की आड़ में क्या क्या कर रहा है, वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जारी हैं। ये हम सब के ऊपर टिप्पणी है, इस मॉडर्न समाज के ऊपर, कि चीन को कोई नुकसान नहीं हो रहा कि वो अपनी पॉपुलेशन के एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स को टारगेट करके उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रख रहा है, घर से अलग कर रहा है, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं हो रही इस दुनिया में। ये अपने आप में दिक्कत है। आप देखिए, एक मिनट, मैंने नाम निकाल कर रखा था, वो चीन की वो टेनिस महिला खिलाड़ी हैं पेंग शुआई, उन्होंने ऐसा बताते हैं शी जिनपिंग के किसी नजदीकी ने उनका बलात्कार का, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। वो ग्रैंड स्लैम में खेली थी और वो गायब हो गई हैं कल, आज खबर आई है, उनका पता नहीं है। पहले एक बिलियनर जैक मा, जिन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने के स्वर निकाले थे, वो गायब हो गए थे। तो इस मॉडर्न समाज पे 2021वीं सदी की दुनिया पे भी ये टिप्पणी है कि वही काम फिर से हो रहे हैं जो हम इतिहास में देख चुके हैं, लेकिन इस बार उसे ऐसा आवरण मिला हुआ है प्रोटेक्शन बिजनेस का, जो जिसे कोई नहीं भेद पा रहा। अच्छा, एक चीज और, नौकरशाह हमेशा से ऐसे रहे हैं, रिफॉर्म की बात हम इसीलिए करते रहे। आप देख लीजिए, अभी मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वो निधि जी, मैं ये नहीं कह रहा था भाजपा ताकतवर है, मैं ये कह रहा था उनको भ्रम है उनके सपोर्टर्स को कि हम बन चुके हैं इतने ताकतवर कि हम चुनौती देंगे, लेकिन असलियत तो सबके सामने है ही, और इससे बचा नहीं जा सकता। और मीडिया की बात तो अतुल जी ने करी, हम इसीलिए करते हैं कि क्योंकि मीडिया उनके खर्चे पर चल रहा है ना, अगर वो बात नहीं करेगा तो वो चलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए मीडिया को, ये सही जानकारी आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए इसे सपोर्ट कीजिए, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे, आपके मतलब की बात कोई नहीं करेगा। एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा शार्दुल ने जो कहा उस पर, कि इस सब वाकये में पिछले एक साल में निधि, बसंत और हमारे कई रिपोर्टर्स फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको लगातार कवर कर रहे थे। मैं भी गया था एक वाकये में, और काफी हमारे जो रिपोर्टर्स है वो तैनात थे। निधि बार बार जाकर उस पर रिपोर्टिंग कर रही थी, बसंत भी जा रहा था। तो एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर एक और निकल कर आई कि गोदी मीडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुस्सा है, और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि कौन देश हित में पत्रकारिता कर रहा है और कौन देश विरोधी पत्रकारिता कर रहा है।
और ये आपको भी समझना पड़ेगा। और न्यूज लॉन्ड्री जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम देश हित में और लोगों के हित में ही खबरें आप तक लेकर आएंगे। मेरे ख्याल से जो इसमें एक जो बात जो बहुत एक बारीक सा जो फर्क है वो ये है कि पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री जो है मेरे ख्याल से काफी समय हो चुका जब से उनका जो मोटिव है वो डाइवर्जेंट हो चुके। मीडिया इंडस्ट्री प्रॉफिट की तरफ जाती है, जहां से पैसे मिलते हैं उस तरह का कवरेज करती है, और वो एक तरह का जो पहले चारण होते थे वो चारण एक गान की तरह सब कुछ काम होता है। अब उसमें सबसे ज्यादा जो खतरे में आ गया तो सबसे ज्यादा डिस्पेंसेबल जो फैक्टर था, वो चाहे मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स हैं, ये है वो है, उसमें सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी था वो शायद जर्नलिज्म था। और इसलिए जर्नलिस्ट था क्योंकि आप देखेंगे कि अभी पिछले इसकी रिपोर्ट भी है कि 10 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख पत्रकार ही अब उनके पास रोजगार है। हालांकि वो 2.5 लाख भी क्या कर रहे हैं ये भी हम सब देख रहे हैं। तो इस बीच ये सबसे बड़ी जो ये भी एक तरह का हासिल है मेरे ख्याल से किसान सत्याग्रह का पत्रकारिता के लिए, जहां पे मतलब बहुत सारे नौजवान बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन से जो कवरेज कर रहे थे, वीडियो लेकर आ रहे थे, मतलब कुछ लोग तो मतलब तो जानता हूँ जो मनदीप पुनिया जैसे लोगों को, मतलब उनसे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा हासिल है मेरे ख्याल, जिसको हमको रेखांकित भी करना चाहिए और सेलिब्रेट भी करना चाहिए जिसको, क्योंकि ये मीडिया इंडस्ट्री के बरक्स खड़ी हुई पत्रकारिता है। बिल्कुल ठीक बात। एक तो चीज और, एक हाँ। फाइनल चीज और, ये मीडिया से जुड़े हुए लोगों पे, ये कल तक एंकर जितने भी प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी बता रहे थे, देश विरोध, भाजपा के प्रवक्ताओं से तो आप छोड़ ही दीजिए, टीवी पर एंकर जो ये सब कर रहे थे, आज से वो इसी निर्णय के समर्थन में गुणगान भी करेंगे। तो इससे आपको भी, आप भले ही हमसे राजी हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या पार्टी की चाकरी या लॉयल्टी के पीछे इतने आगे मत चली जाइए, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री तो कानून लेके वापस आ गए, मुझे तो आप अटक गए। मैं आज यही सोच रहा था कि दैनिक जागरण का क्या होगा। दैनिक जागरण तो उस मुकाम पर चला गया कि उसने अपनी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में 4 वैन चलाई। हमने हमारी न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट और मेरा ये रिकमेंडेशन इस हफ्ते के लिए है, बसंत ने की थी, कि वो पूरे प्रदेश में कृषि कानूनों की अच्छाई के लिए उस कितने बढ़िया है और कितने किसानों के हित में, ये जागरूकता फैलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 4 वैन चला रहा था और 4 पेज निकाल रहा था स्पेशल कि भाई किसानों के लिए इससे ये फायदा। और ये कानून लागू कभी नहीं हुए, लेकिन आप दैनिक जागरण की वो स्टोरीज पढ़ेंगे तो उसमें उसने उस कानूनों का लाभ भी किसानों को दे दिया, उनसे बात भी कर ली और कैसे वो लाखों रुपए कमाने लगे, करोड़ों रुपए कमाने लगे, वो भी बताने लगा। तो मैं जागरण जैसे इन अखबारों को या वो एंकरों को सोच के मुझे अफसोस होता है कि नेता तो कभी भी अपनी बात से पीछे हट जाएगा, लेकिन आपके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं होता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फैक्ट रखने का विकल्प होता है। जब आप फैक्ट से दाएं बाएं चले जाते हैं तो आपको मिट्टी सूंघनी पड़ती है, धूल खाना पड़ता है। ये चीज दैनिक जागरण जैसे, मतलब मैं क्या कहूं, मेरे एक ही शब्द आता है कि बेशर्मी की सीमा को पार कर चुके लोग हैं या वो एंकर, कि उनको समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आप किस हद तक सट सकते हैं। तो आखिरी जो हमारा राउंड है, हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प बहस बातचीत हुई बाकी तमाम विषयों पर। रिकमेंडेशन इस हफ्ते सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शार्दुल आप ही शुरू करें, और क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते? हमने अभी प्रशासन की बेमुरव्वती और कैसे वो बिहेव करते हैं उसकी बात की, उसी का एक और उदाहरण, महाराष्ट्र में हर साल बाढ़ आती है, हम सबको पता है, लोग तबाह होते हैं। तो उस पर हमारे रिपोर्टर प्रतीक गोयल और तनिष्का सोढ़ी की रिपोर्ट है कि महाद रीजन में बार बार बाढ़ क्यों आती है। उसे पढ़िए और देखिए कि दशकों से क्या चल रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बस गुणगान में लगे हुए हैं। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन था, शैल चतुर्वेदी की एक कविता थी, हम व्यंग की बात कर रहे थे, चुनाव भी आ रहे हैं, तो शैल चतुर्वेदी भी व्यंगकार थे। और मैंने बचपन में सुने, शायद मुझे इसीलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर शायद औरों को ना लगते हो। उनकी कविता है मूल अधिकार, वो पढ़िए। और तीसरा, मैं एक रिपोर्ट आई थी, काफी सारे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, DW हिंदी पर थी। पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है, रेपिस्ट को मतलब बलात्कार के दोषी को केमिकली कैस्ट्रेट कर देने का, सीधे सीधे। पढ़िए और देखिए कि अगर आप अपने नैतिक मूल्यों को नहीं संभालेंगे तो समाज किस हद तक जा सकता है। छोटी सी बात एक और, आज चंद्र ग्रहण होने जा रहा है रात को, और ऐसा चंद्र ग्रहण 600 साल में एक बार आता है। ये रात को करीब 12:30 के बाद आएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और काफी 3 साढ़े 3 घंटे का समय है, थोड़ा नहीं है। आप देखिए, बहुत
अच्छा है, हमारा जीवन कितना शून्य है यूनिवर्स और ब्रह्मांड के सापेक्ष, तो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, चाहे आप नेता हो या पार्टी। एक और छोटा सा गेम है हुआ, बहुत ही छोटा सा, और उसमें हैंड पेंटेड पेंटिंग्स हैं, उसमें कोई मारधाड़ नहीं है, पजल सॉल्विंग गेम है, बहुत ही अच्छा सा, वो जरूर खेलिए, बहुत सस्ता भी है। ठीक है, मेघनाथ आपका रिकमेंडेशन? जी मैं तो पहले वीरदास का वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज देखिए, काफी अच्छा वीडियो है वो, टू इंडियाज नाम है उसका। फिर कुछ न्यूज लॉन्ड्री की रिकमेंडेशन है। एक तो आपको पता होगा नहीं पता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज 18 ने एक बहुत ही घिनौना शो किया। अमन चोपड़ा जो उनके नए एंकर है, उनका शो है देश नहीं झुकने देंगे। उसमें उन्होंने एक थूक जिहाद नाम का एक शो चलाया था, जिसमें उन्होंने ऐसे बहुत ही मिसलीडिंग वीडियोस चला दिए, जहां पर मुस्लिम्स ऐसे लग रहा है कि वो थूक रहे हैं, लेकिन वो इंडोनेशिया का कोई है या फिर एक रिवाज कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे फैक्ट चेक हुए वीडियो उन्होंने फिर से चलाए, और इस चक्कर में उन्होंने काफी मतलब शर्मनाक बातें, मतलब एकदम घिनौनी बातें की वो डिबेट शो के वक्त। तो हमने इस पर एक आर्टिकल किया है, न्यूज 18 ने वो वीडियो डिलीट कर दिया है, और अमन चोपड़ा ने जो 1000 रिट्वीट किए थे उसके, वो भी अब चले गए हैं। तो आपको वो आप वो जरूर पढ़िए, वो ब्लडलेस टीवी का हमारा एक सीरीज है, उस पर हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया था कि क्रिप्टो करेंसीज पर कुछ वीडियोस बनाए जाए, तो मैंने और मेरी टीम ने 2 हफ्ते रिसर्च करके पिछले संसद वॉच में आपको क्रिप्टो करेंसीज के क्या रेगुलेशंस है, और अभी फिलहाल गवर्नमेंट कैसे क्या अप्रोच ले रही है क्रिप्टो करेंसीज की तरफ, वो हमने एक वीडियो किया है, वो जरूर देखिए। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसी हिसाब से हमने वीडियो बनाया। निधि जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं परसों से एक बहुत लंबा करीब 7,000 शब्दों का एक पीस है एन एप्पलबॉम का अटलांटिक में, और वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी एक और बहुत अच्छी किताब है ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह से उसकी गेमिंग की जा रही है दुनिया भर में। तो भारत अकेला देश नहीं है, उसको पढ़ के समझ में आता है कि ये हम अकेले नहीं हैं। जैसे कि इजराइल में यहूदी खतरे में है, पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में है, हमारे यहाँ हिंदू खतरे में है, पोलैंड में क्रिश्चियंस खतरे में है, अमेरिका में व्हाइट्स खतरे में है। तो ये जहां भी जो मेजॉरिटी है वो खतरे में चली जाती है, और कैसे वो जो आदमी जो एक तरह से मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब अब चुनाव जीतना समझ लिया गया है, तो मैं ये भी बार बार देखता हूँ। तो उसमें ये एक बहुत ही इंसाइटफुल और एक कनेक्टिंग द डॉट्स वाले पीसेस हैं कि कैसे पूरी दुनिया में एक तरह का पैटर्न है ये कि और इन सारे देशों के पीछे ये एक बहुत गजब की बात है कि जहां जहां डेमोक्रेसी एक तरह से चाहे वो ओलिगार्की में बदल रही है या जहां पे, तो वो पुतिन और चाइना का कैसे उसमें इंटरेस्ट है, कैसे तालिबान इज ओके विथ कि चाइनीज आके वहां पे इन्वेस्ट करें और वो उइघर पे चुप रहे। कैसे टर्की चुप है, टर्की में सबसे ज्यादा लोग शरणार्थी हैं उइघर मुस्लिम्स के, और वहां भी वो गायब हो रहे हैं। तो ये हर तरफ चल रहा है, रोमानिया में चल रहा है अभी, फिर ये बेलारूस में चल रहा है। तो ये एक ग्लोबल पैटर्न है जहां पे इमर्जिंग डेमोक्रेसीज बेसिकली वो कैसे उसको, अब उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मीडिया है, बिजनेसमैन है, फिर ये सोशल मीडिया, फेसबुक जैसी चीज है उसमें। तो अब आप मतलब मैं सोच रहा था कि बिना फेसबुक या व्हाट्सएप के भक्त लोग क्या करते, मतलब वो जो एक तरह का जो शार्दुल कह रहे थे ना कि केमिकली कैस्ट्रेट कर दिया गया। तो अगर व्हाट्सएप फेसबुक ना हो तो भक्तों का क्या हाल हो। तो मतलब ये इसलिए एन एप्पलबॉम की किताब भी बहुत गजब की है, ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो अटलांटिक में जो नया पीस आया है इनका, ये हम सबको इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम समझ पाए कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, ये दुनिया में कई देशों में, और खासतौर पे जो इमर्जिंग डेमोक्रेसी जिनको कहते हैं, हालांकि हमारा तो डेमोक्रेसी का स्टेटस भी कम होता जा रहा है। ठीक बात, हम लोग तो अब आंशिक रूप से ऑटोक्रेटिक देशों की श्रेणी में आ चुके हैं। मेरा रिकमेंडेशन है, 2-3 है। एक तो मैंने अभी जिक्र किया कि कैसे दैनिक जागरण के ऊपर किस तरह से दैनिक जागरण सरकार की योजना का प्रचार करने के लिए अपनी तरफ से प्रचार वाहन चला रहा था उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 4 और
कृषि कानूनों के फायदे गिनाने के लिए, जो आज वापस ले लिया है प्रधानमंत्री जी ने बड़े मर्यादा और गर्व से। तो उन स्टोरीज को मैं रिकमेंड करूंगा, बसंत ने की हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा हमने वीरदास के ऊपर बातचीत की, कॉमेडियन के ऊपर और पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ टॉलरेंस और उन सब चीजों के ऊपर। तो एक किताब है, बहुत छोटी सी पतली सी किताब है हरिशंकर परसाई जी की, पगडंडियों का जमाना, और उसमें उनकी छोटी छोटी जो पॉलिटिकल व्यंग हैं वो कंपाइलेशन है 10-12 पॉलिटिकल। वो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ें। आप लोगों को लगता है कि जब हम आज की तारीख में मौजूदा सत्ता वर्ग के ऊपर, सत्ताधारी दल के ऊपर कोई व्यंग या कोई कटाक्ष या उनकी नीति के ऊपर कोई सवाल करते हैं तो लगता है कि विरोधी हैं। आप देखें और पाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस उस जमाने के सोशलिस्टों पर, क्योंकि तब तो बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी भारत की राजनीति में, तो उनके ऊपर किस तरह के कटाक्ष हैं, किस तरह के व्यंग हैं राजनीतिक दलों के ऊपर, और राजनीतिक व्यंग क्या होता है, उसकी एक परंपरा है, कैसे रही है। तो वो जानने पढ़ने के लिए मैं ये आर्टिकल, ये इनकी किताब जो है, पुस्तिका है जो पगडंडियों का जमाना। मैं एक और चीज इसमें रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि अभी हुई नहीं है, जिसका कवरेज अभी हुआ नहीं है। हाँ, और आज शाम को सबसे बड़ा जो प्रहसन जो होगा प्राइम टाइम का, वो बिल्कुल, वो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है सारे दर्शकों उनके लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि पॉडकास्ट कल आएगा, तो शायद वो तब तक वो हो चुका होगा। हाँ, और पर आज की शाम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। आज का शाम का प्राइम टाइम और कल सुबह के अखबारों की हेडलाइंस, हाँ, वो हमें जरूर बताएंगी कि इस कुएं में कितनी भांग मिली हुई है। ठीक बात। और इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है मेरा, वो रिकमेंडेशन चूंकि हमने बहुत ही मौजू वक्त पर जो हमारे उससे बातचीत से मिस हो रहा था, निधीश जी ने जिसका जिक्र किया और थोड़ी बहुत हम लोग उस पर बात कर पाए, अजीत डोभाल का जो बयान है कि सिविल सोसाइटी के खिलाफ फोर्थ जनरेशन वॉर होगा, और जो मॉब लिंचिंग जैसी चीजों का कि टेररिस्टों को कर देना चाहिए, और उसमें तो एक सैनिक ही ये बात, मतलब एक सैनिक ये बात कर रहा है, जो कि कई बार हमने देखा कि इसके खतरे होते हैं। सैनिक जब इस तरह के पॉलिटिकल बयान देते हैं तो उसके अपने खतरे होते हैं। तो जनरल रावत का वो जो बयान है उसके अपने निहित खतरे हैं। इन चीजों को समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में अरुणा रॉय का एक ऑप-एड पे छपा लेख है, एक सिविल सोसाइटी, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट भी रही हैं और स्वेच्छा से उन्होंने आईएएस होने के बाद, सेवा देने के बाद फिर उससे त्याग पत्र देकर और वो सिविल सोसाइटी की तरफ चली गई और वो सामाजिक कार्यों में लग गई। उनका संगठन है किसान मजदूर शक्ति संगठन, जो बड़ा काम करता है राजस्थान के इलाके में, और आरटीआई का सूत्रधार रहा है। हाँ, आरटीआई का सूत्रधार रहा है पूरा अरुणा रॉय का पूरा संगठन, और उसके जरिए देश में आरटीआई का सूत्रपात हुआ, शुरुआत हुई और वो कानून बना। तो उन्होंने जो लेख लिखा उसको पढ़िए अजीत डोभाल, और समझिए कि संवैधानिक पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की ये जो मानसिकता है, जिसमें वो लोकतंत्र के लिए, व्यक्तिगत नागरिकों के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए कितने बड़े खतरे की बात है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए निधीश जी, शार्दुल, मेघनाथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।